हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है डे 5। कल मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो पेनेशिया 40 डे स्ट्रैटेजी आप लोगों की, यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर नॉट व्हाट यू विश फॉर। अरे वाह, क्या अल्टीमेट जो है वो कोट है, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। जिस चीज के लिए आप मेहनत करते हैं ना, वो आपको मिलती है, नॉट व्हाट यू, मतलब यू ओनली विश फॉर एंड नॉट वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। इच्छा करिए, साथ के साथ उसके ऊपर काम भी करिए। अगर आप इच्छा के साथ काम करते हैं तो आपको वो जरूर मिलता है जो आप चाहते हैं। और इसी के साथ आज मैं आप लोगों के जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी। अभी मेरी एक स्टूडेंट है जिसको आप लोगों को पता होगा बीपीएससी में सिलेक्ट हुई है, जूनियर में और बीपीएससी के 6 to 8 वाले में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी उसे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। हाँ, हालांकि उसने ज्वाइन जो है वो टीजीटी करा है, ज्वाइन उसने टीजीटी करा है। तो उसका भी फोटो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इट गिव्स मोटिवेशन टू अदर्स। लेकिन देखिए, सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उस दिशा में काम भी करना पड़ता है। ये पीछे जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने सपने देखे। सपने देखने के लिए कहते हैं ना, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। इससे पहले मैंने ये चीज कराई भी थी, तीनों चीजों को मिला दिया। परसिस्टेंटली लगे रहे काम में, तब जाके उन्हें वो मिला जो वो चाहते थे। एंड दैट्स व्हाट आई वांट कि आप लोग भी उतनी मेहनत करें, उतनी ही चीजें करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप को डाउनलोड करें। आप इस समय देखिए, आप पेपर अगले महीने जो है मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने हो जाएगा, क्योंकि देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के सेंटर्स जो हैं वो डिस्क्लोज हो चुके हैं। अब उसके एडमिट कार्ड भी जो है 13 तारीख में आने वाले हैं। तो अब उसके तो पेपर हो ही रहा है आपका, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब आप लोगों के लिए ये है कि अगर अगले महीने आपका पेपर है तो भैया मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत करिए, अपने दिमाग को भटकने से रोकिए, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखिए। सबसे जरूरी है इस समय आपका मानसिक रूप से मजबूत होना, वो आपको होना होगा इस समय। नेगेटिव चीजें, नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चैनल सब हटा दीजिए अपनी लाइफ से। कुछ दिन केवल और केवल जो है पॉजिटिविटी को दीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस जो हैं वो आते हैं। और इसी के साथ ही अब हम लोग जो हैं बढ़ते हैं हमारा यस, ये है आपका पहला क्वेश्चन। Farewell, Othello's occupation is gone. What does this cry signify? That there were no dramatists left after Ben Jonson. The dramatists stalking other Ben Jonson. The British Parliament closed the theatre as Puritans came to power. People preferred poetry. देखिए, Farewell, Othello's occupation is gone. ये जो क्राई है, यानी कि Othello's occupation का मतलब हो गया कि जो है एक्टर्स का, एक्टर्स प्रोफेशन, ठीक है। तो फेयरवेल ऑथलोज ऑक्यूपेशन गॉन का मतलब होता है थिएटर्स बंद कर दिए गए थे और जो एक्टर्स थे उनका प्रोफेशन चला गया था। द आंसर इज सी। तो बिल्कुल सही है ना आपका भी जवाब? ओके। द पब्लिक प्लेस वॉज मेड फेमस एंड इमोर्टल बाय शेक्सपियर, शेल्डन, डन, ब्यूमॉन्ट, फ्लेचर एंड बेन जॉनसन, नेम इट। द फ्राइडे स्ट्रीट क्लब, मर्मेड टेवर्न, ब्रेड स्ट्रीट टेवर्न, विल्स कॉफी हाउस। और आपको सबको पता है इसका आंसर जो है वो क्या है। मैं तो केवल इंतजार कर रही हूं कि आप सब फटाफट जवाब दें। और ये क्वेश्चंस मैंने अपनी किताब में से ही लिए हैं और इसका आंसर है आपका दैट इज मर्मेड टेवर्न। इसका जिक्र जो है वो बाद के राइटर्स ने भी अपने वर्क्स में करा है, मर्मेड टेवर्न का। तो ये है दैट इज मर्मेड टेवर्न, सराय का नाम है ये। Paroles appear in All is Well That Ends Well, Measure for Measure, Troilus and Cressida, या जो है Merchant of Venice। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका जवाब क्या है। और जो है इसका जवाब है पेरोल्स। बर्ट्राम, पेरोल्स, ये दो कैरेक्टर्स जो हैं आपके आए थे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल जो कि शेक्सपियर का एक जिसे कहना चाहिए एक डार्क कॉमेडी है। ये शेक्सपियर का डार्क प्ले है, या ये शेक्सपियर का जिसे कहना चाहिए प्रॉब्लम प्ले है, ठीक है ना। प्रॉब्लम प्ले है ये हमारी जो 40 डे स्ट्रैटेजी है। अब भले ये 40 डे की हो पाए या ना हो पाए, नाम में इसका यही रखती हूं,
लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है, इससे लास्ट आवर जो प्रिपरेशन होती है वो स्टूडेंट्स अपने आप को चेक करते हैं, उससे उनको बहुत हेल्प भी मिलती है। और अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दिस इन लाइन इन रिचर्ड सेकंड, दे लव नॉट पॉइजन दैट डू पॉइजन। वाह क्या लाइन है। अटेंडेंट्स, फिट्स वाटर, बॉइलिंग ब्रोक या एक्सटन। ये रिचर्ड सेकंड में दे उनको खून पर जो है, खून कह रही है, उनको जहर पसंद नहीं होता, दैट डू पॉइजन, जो जहर देते हैं ना, आय हाय हाय, दे लव नॉट पॉइजन, उनको जो है पॉइजन पसंद नहीं होता, जो खुद दूसरों को जहर देते हैं, दैट डू पॉइजन नीड। और पूरा ये है, दे लव नॉट पॉइजन दैट डू पॉइजन नीड, नॉर डू आई दी। और ये जो है हेनरी बॉलिंग ब्रोक, यानी कि जो बाद में हेनरी फोर्थ बनते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट है। हेनरी फोर्थ या हेनरी बॉलिंग ब्रोक, हेनरी फोर्थ या हेनरी बॉलिंग, हेनरी फोर्थ तो ये बाद में बनते हैं। Where King Henry IV expresses his ambivalence towards the murder of Richard II. चलो आगे बढ़ते हैं। Who sings this song in the tempest, sitting on a bank, weeping again, the king my father's wreck? This music crept by me upon the water, allaying both their fury and my passion. एरियल, फर्डिनेंड, सेबेस्टियन एंड और मिरांडा। देखो भैया ये जो गाना है ना, ये गाना जो है गाया गया है, ये टेम्पेस्ट में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, एरियल सॉन्ग वगैरह भी हैं, लेकिन ये जो सॉन्ग है ये गाया गया है फर्डिनेंड का, व्हेन ही इज लेमेंटिंग ओवर द डेथ ऑफ हिज फादर। द आंसर इज बी, फर्डिनेंड। So rare a wondered father and a wise make this place a paradise. Who said this in the Tempest? पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेम्पेस्ट के बारे में बताना चाहूंगी। टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर का प्ले है, इसमें ये माना जाता है कॉलोनियलिज्म के, इसमें कॉलोनियलिज्म दिखाया गया। ये शेक्सपियर का स्वानसैंग है और ये जो प्ले है इसमें ये शेक्सपियर का ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी माना जाता है। देखिए, so rare a wondered father and a wise wife makes this place paradise. ये wife है, actually wise नहीं है, wife है ये। Make this place so rare a wondered father and a wife make this place a paradise। and इसका पूरा है सच अ वंडरफुल फादर इन लॉ एंड वाइफ। ये कहने का मतलब है कि इतने वंडरफुल फादर इन लॉ हैं, इतनी सुंदर मुझे बीवी मिलेगी, और ये कौन कह रहा है? हु सेड दिस इन द टेम्पेस्ट? और ये फर्डिनेंड का ही कथन है, जो अपने फादर इन लॉ को खुश करने के लिए कथन जो है वो बोल रहे हैं। तो ये है फर्डिनेंड। Our bodies are our gardens to which our wills are gardeners. The given words are from the speech of Hamlet, Iago, Viola या Brutus। हमारे शरीर एक गार्डन की तरह। आप देखें यहाँ पर कंपैरिजन है, मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, तो मेटाफर है, इम्प्लाइड सिमिली मेटाफर है इसमें, फिगर ऑफ स्पीच। विच आर विल्स आर गार्डनर्स, की जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो गार्डनर्स होती हैं, तो हम जो चाहे अपने अंदर जो है वो अब परिवर्तन कर सकते हैं। हमारी बॉडी तो गार्डन है, हमारी इच्छाएं गार्डनर्स होती हैं, वो किसी भी तरीके के फूल खिला सकती हैं। और ये स्पीच किसकी है? इयागो, जिनके लिए कहा जाता है मोटिवलेस मेलाइनिटी। इनके लिए कहा जाता था मोटिवलेस मेलाइनिटी, यानी कि बिना किसी बात की बहर पाल के बैठा हुआ था बंदा। और ये किसने कहा है? कॉलरिज ने। Here I stand, your slave, a poor, infirm, weak, and despised old man. From which play of Shakespeare these lines have been taken? And King Lear, Macbeth, Tempest या Othello? Here I stand, यहाँ मैं खड़ा हूँ। Your slave, एक तुम्हारा गुलाम, एक बेचारा, एक बूढ़ा, एक घृणित ओल्ड मैन। और ये किसके बारे में है? ये शेक्सपियर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, एंड दैट इज
King Lear. Who says this to whom in King Lear witness the world that I create thee here my lord and master. Regan to Edmund, Edgar to Lear, Cordelia to Edmund या Kent to Lear. ये कौन कहता है किंग लियर में कि दुनिया की कसम खाते हुए कि आज से मैं तुम्हें जो है वो अपना लॉर्ड या मास्टर जो है वो डिक्लेयर करता हूं या करती हूं. तो भैया आपको पता है कि किंग लियर जो है वो फिलियल इनग्रेटिट्यूड पर आधारित है. जो इसकी थीम है वो फिलियल ग्रेटिट्यूड है, यानी कि बेटियों की कृतज्ञता. किंग लेयर जो है वो एक 80 ईयर ओल्ड डोटिंग किंग जो है वो दिखाए गए हैं. एंड एट द राइप एज ऑफ 80 ही गेव अवे हिज किंगडम. He wanted to distribute that kingdom among his daughters, मगर ऐसा हो नहीं पाया. He had to distribute it between his two daughters. और हुआ ये कि उन्हीं दोनों बेटियों ने धोखा दे दिया. Filial ingratitude. और ये दोनों ही के दोनों अपने अपने पतियों के प्रति भी वफादार नहीं हैं, गॉनरल एंड रीगन. और इसमें जो है ये रीगन एडमंड को कह रही है. रीगन एडमंड से कह रही है. Who is Cathins? ठीक है, ही इज Cathins. ये CAITH है. तो नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड, अ सोल्जर, अ जनरल, पोर्टर. तो ये जो है मकबेथ जो प्ले है जिसे स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है, उसमें एक जेंटलमैन है और ये थेन है. ये भी थेन, अगर आपने वर्ड सुना हो तो थेन किसे कहते हैं? थेन उसे कहते हैं जिस व्यक्ति को पोर्शन ऑफ लैंड्स दी जाती हैं बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री सर्विसेज. जैसे जो है मकबेथ को थेन ऑफ काउडर और ये कहा जाता था. तो मकबेथ में ये है एक नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड है, केथिंस. हु सेज दिस? ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप मारते हैं क्योंकि ये इसका नहीं है. Who was the poet that lived during the period of Edward III, Richard II and Henry IV? तो जिसने भाई तैयारी नहीं करी होगी वो कूद के जवाब इसका शेक्सपियर दे देंगे. वैसे मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार है एंड यू विल नॉट मेक दिस मिस्टेक. शेक्सपियर, स्पेंसर, लवलेस या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज. ये आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, क्योंकि इसका आंसर है चौसर. एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ का केवल जब शुरू हुआ था तब चौसर की मृत्यु हुई थी. तो चौसर है जो तीनों के जीवन काल में, मतलब हेनरी फोर्थ का उन्होंने राज्य देखा नहीं. इन विच क्रोनिकल प्ले डिड शेक्सपियर कोलैबोरेट विद फ्लेचर? तो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले जो लगभग 350 सालों की हिस्ट्री बताते हैं और उनमें जो हेनरी एट्थ है जो उनका अधूरा प्ले था उसमें उन्होंने कोलैबोरेट जो करा है वो किसके साथ करा है? फ्लेचर के साथ, हेनरी एट्थ. Whom did Charles Lamb called a prose Shakespeare? Thomas Heywood, टॉमस एवुड, टॉमस डैकर, टॉमस मिडल्टन या टॉमस किड? तो सोच लो क्या जवाब है इसका. और मुझे पता है आप सबको पता है इसका जवाब. एंड दैट इज देखिए, चार्ल्स लैम्ब ने प्रो शेक्सपियर कहा है टॉमस एवुड को. एवुड को प्रो शेक्सपियर कहा गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फुल फैदम फाइव दाय फादर लाइज. इस क्वेश्चन में और भी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे एफ 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 आ रहा है और यहां तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको एलिट्रेशन देखने को मिलती है. एलिट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि केवल और केवल अगर कॉन्सोनेंट आएगा तभी होगा. अगर सेम जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वॉल हो, आपका फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन होता है. जैसे अलोन अलोन ऑल अलोन जो है वो जब क्वेश्चन आया था तो बहुत लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर गलत करा था. और ये क्वेश्चन 2021 में भी वो क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स को कराया था, लेकिन कॉन्सोनेंट देखकर वॉल देखकर उन्होंने उसका एसोनेंस लगा दिया था. तो ये फुल फैदम फाइव दाय फादर लाइज ये टेम्पेस्ट का सॉन्ग है. दैट इज टेम्पेस्ट.
Iliad's A Game of Chess ends with repeated good nights to ladies. Which Shakespearean play does it remind of? King Lear, Macbeth, Hamlet या Othello? Iliad का जो वेस्टलैंड है उसमें जो एक ये गेम ऑफ चेस जो उनका सेक्शन है उसमें लास्ट में गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट जो है कई बार रिपीट करा गया है। ये सेम जो अल्यूजन जो लिया गया है, ये सेम जो रेफरेंस लिया गया है, एल्यूजन का मतलब था रेफरेंस, सेम जो रेफरेंस लिया गया है हैमलेट में ओफीलिया की स्पीच है जिसमें वो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बोलती है। तो टीएस इलियट ने बहुत सारे अल्यूजन्स जो है वो भाई इंटरटेक्चुअलिटी कहा जाता है इसको, तो टीएस इलियट ने बहुत सारा जो है वो वर्क उसमें से अलग अलग वर्क्स में से उन्होंने लिया है। तो ये जो सीन था ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो गुड नाइट बोला जा रहा है, जैसे अगर जिसने हैमलेट पढ़ी हुई हो उसको याद आ जाएगा कि ऐसी ओफीलिया हैमलेट में बोलती है। तो ये आंसर है इसका हैमलेट। कई बार ना स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है कि व्हाट डज इट मीन। Shakespeare's Tubal has no connection with the Tubal Cain of the Bible. In which play do we find him? Tubal यानी कि जो एक कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के ज्यू कैरेक्टर है, वो कौन से प्ले में है? तो ज्यू कैरेक्टर कौन कौन से प्लेस में है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, हेनरी फिफ्थ में है, मचाडो अबाउट नथिंग है, किंग लियर है। तो बात ये है कि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, ही इज अ ज्यूइश कैरेक्टर। The Tempest is the last of Shakespeare's plays. He was inspired to write it by which incident? हालांकि जो कहा जाता है कि टेम्पेस्ट का प्लॉट जो है which is a very rare thing, वो ओरिजिनल प्लॉट है, मगर शेक्सपियर ने उसकी प्रेरणा कहाँ से ली? तो ये है सिंकिंग ऑफ अ शिप, A, B, the defeat of the Armada, सबसे बढ़िया जो था, and 1588, and return of the sailors of a ship that got disappeared, and King Alfred's building of a strong Brit navy. नहीं, जिन्हें बमुडा जो आइलैंड्स जिन्हें आइल्स ऑफ द डेविल्स कहा जाता था, वहां पर शिप्स जो हैं वो गायब हो जाया करते थे चुंबकीय बल की वजह से। तो वहां से जब एक जो कैप्टन था वो बचकर आया था, एक सेलर बच के आया था, और उसने जो कहानी बताई थी उससे प्रभावित होकर उन्होंने जो है ये टेम्पेस्ट का जो आइलैंड का कॉन्सेप्ट था वो लिखा था। तो दैट इज रिटर्न ऑफ द सेलर। बमुडा को आइल्स ऑफ द डेविल्स कहा जाता था। शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन वर फ्रेंड्स। शेक्सपियर एक्टेड इन वन ऑफ जॉनसन्स प्लेस, विच वन? शेक्सपियर एक्टिंग भी करते थे। ईस्टवर्ड हो, सिंथियाज रिवेल्स, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, या जो है द एल्केमिस्ट। तो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि बेन जॉनसन जो है वो कहा जाता है कि वो जो है फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर माने जाते हैं, ठीक है। अब ह्यूमर का मतलब क्या होता है? फ्लूइड्स या मॉइस्चर। और जो ये इनमें उन्होंने बताया है कि भाई जिस व्यक्ति के अंदर जो मॉइस्चर ज्यादा होता है वो उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। तो इसमें जो है यहाँ पर ये जो प्ले है ये इसको भी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ही है ये वाला, और जिसमें शेक्सपियर ने रोल प्ले किया है, दैट इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। दैट इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। शेक्सपियर वैसे ड्रामेटिस्ट ज्यादा अच्छे थे, एक्टर पता नहीं इतने अच्छे थे या नहीं थे। Who is Saint N in Twelfth Night? Twelfth Night और What You Will। तो इसमें जो है सेंट एन जो है वो ट्वेल्थ नाइट में कौन है? एंड मदर ऑफ वर्जिन मेरी, मदर ऑफ वीनस, मदर ऑफ सिंथिया या मदर ऑफ डायना। तो अब आप ट्वेल्थ नाइट तो बहुत ही, इसे कहते हैं कि ट्वेल्थ नाइट जो लिखी गई थी वो क्रिसमस की रिवेलरीज के दौरान जो है वो लिखी गई थी। इसका सबटाइटल जो है वो व्हाट यू विल है, और सेंट एन जो है वो मदर ऑफ वर्जिन मैरी है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस शेक्सपियर के। आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मिले जुले क्वेश्चंस हैं। तो पहला आप देखिए 21 क्वेश्चन, व्हाट टू टॉक ऑफ चैरिटी यू डू नॉट प्रैक्टिस इवन
ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी। अब इस सेंटेंस में दो गलतियां हैं मेरे हिसाब से नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जो हम हिंदी में बोलते हैं ना वही चीज हम इंग्लिश में बोल देते हैं। चैरिटी की तो क्या बात करें, तुम तो ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी भी तुम मानते तो साधारण मानवता भी नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये जो फ्रेज है व्हाट टू टॉक, ये गलत है। यहां आएगा नॉट टू टॉक ऑफ। पहली गलती इसमें ये है। दूसरी गलती ये है कि जब हम वर्ब की तरह लेते हैं तो वो एसई होता है, सीई नहीं होता, एसई होता है। तो ये इसमें ए और बी दोनों में गलती है, मानी वैसे ए में भी ज्यादा ही है। You and your wife appear to have seen much more happier days। देखो क्वेश्चन में क्या गलती है। सबसे पहली बात, हैप्पियर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है। अब डबल कंपैरेटिव्स यूज नहीं किए जाते। मच आप बिल्कुल यूज कर सकते हो एम्फेसाइज करने के लिए, लेकिन मोर आप यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए आंसर है आपका 22 का सी। This is one of the most interesting novels that appeared this year। तो आप यहां पर ये देखिए, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है आपका दैट इज दैट। दैट के जस्ट पहले वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगता है। ये है ना, यही पढ़ा है ना। लेकिन ट्विस्ट है जी, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, अगर आप कहते हैं ही इज वन ऑफ द नहीं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, नाउन प्लूरल आता है। लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो इसको ऐसे भी आता है कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इज प्रेजेंट हियर, ऐसे बोलेंगे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इज प्रेजेंट हियर। लेकिन गेम कब बदल जाता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है अपने से ठीक पहले आने वाले एंटीसीडेंट के हिसाब से, अपने से ठीक पहले आने वाला और एंटीसीडेंट एक ही बात होती है, रेडंडेंट एक्सप्रेशन बोला है वैसे मैंने, अपने से ठीक पहले आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। तो यहां प्लूरल वर्ब है तो इसीलिए आप लगाएंगे हैव, समझे। तो अगर आपका भी आंसर यही है तो वेल एंड गुड है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डैश further divided into sections, has been, have been, have या has। सबसे पहले each के बाद, each of के बाद नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। तो यहां पे ये दो कट गए, बी और सी कट गए, हैज बीन आना चाहिए या हैज आना चाहिए। लेकिन यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये बताया गया है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, भाई क्वेश्चन खुद नहीं डिवाइड होता है, क्वेश्चन डिवाइड किया जाता है। तो यहां आएगा ए हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू। अब देखो जो लोग इनके आंसर सही दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो मेरे बताने का हाँ मैं पता था, तू क्या बताएगी, है ना, ग्रामर पढ़ानी आती हो तो देखो बेटा ऐसा है, होल्ड योर हॉर्सेस, मुझे नौकरी नहीं लेनी है, मेरे पास ऑलरेडी है, आपको लेनी है, ठीक है। तो आपको जो है ना मेहनत भी करनी है, आपको करनी है। तो अपने इस समय जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप जो है ये देखिएगा, एक या उसमें जाइए, जब भी कभी जाते हैं ना क्लटर साफ करके जाना चाहिए, दिमाग का क्लटर साफ करके जाना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस क्या होते हैं। Add information that isn't essential to the sentence overall meaning. If it is deleted, the sentence would convey basically the same information. Non-defining clauses are separated from the main sentences by commas. All are correct. तो देखो non-defining clauses क्या होते हैं। Non-defining clauses होते हैं कि जब आप लिखते हैं, एक एग्जांपल देती हूं आपको non-defining clauses का, जिससे आप समझ जाएंगे कि non-defining clauses क्या होते हैं। ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की एक पहचान होती है कि यहां पर जो आपका क्लॉज आता है, जो यानी कि रिलेटिव क्लॉज आता है, ये पहली बात कॉमा से अलग किया जाता है, ये कॉमा से अलग करते हैं।
दूसरा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि अगर आप इस क्लॉज को हटा भी देंगे तो भी सेंटेंस अपने आप में पूरा, माई सिस्टर वर्क्स हियर, तो ये अपने आप में पूरा है। अगर आप ये लिखते हैं कि द बॉय, जैसे आप बोलते हैं कि द बॉय हु हेल्प्ड मी हैज जस्ट अराइव्ड, द बॉय हैज जस्ट अराइव्ड से आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं जब तक आप उसमें हु हेल्प्ड मी नहीं लगा रहे हैं, तो वो डिफाइनिंग क्लॉज है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, कॉमास से अलग करा, हमेशा कॉमास से सेपरेट किया जाता है। कॉमास से सेपरेट करने का मतलब होता है कि ये एक आप इसमें जो होते हैं वो पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आप उसे हटा भी देंगे तब भी सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, इसलिए द आंसर इज all are correct. The answer is D. We use that as a determiner, demonstrative pronoun, relative pronoun या all of the above. तो सारे में ही होते हैं determiner. Determiner का मतलब होता है यानी कि adjective. तो determiner is a part of adjective. That कार, तो कार इज अ नाउन और उसके पहले आपने दैट लगा दिया, तो दैट जो है वो आपका डिटर्मिनर है। ठीक है, डिटर्मिनर में और एडजेक्टिव्स में एक फर्क ये होता है कि डिटर्मिनर्स ऑलवेज कम बिफोर नाउन, और एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दोनों ही तरीके से यूज किए जा सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने अभी लिया था, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैव, तो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसीलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is a correct statement about relative pronoun? तो correct statement देख लेते हैं। Relative pronoun refers back to a noun or pronoun called its antecedent. ये मैंने अभी बताया था कि ये जैसे मैंने one off वाला बताया था, अपने से ठीक पहले आने वाले noun के बारे में बताता है। ठीक है, relative pronoun must be of the same number and person as its antecedent. Relative pronoun accordingly लगता है कि अगर human being की बात कर रहे हैं या non living thing की बात कर रहे हैं उसके according लगता है। Relative pronoun रेफरिंग बैक टू अ अगर सिंगुलर नाउन के बारे में बता रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे, प्लूरल नाउन के बारे में बता रहा है तो प्लूरल वर्ब बताओगे, और इससे पता चलता है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं और ये रूल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ये पार्ट 2 विक्ट्री के में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो पीछे टारगेट टेस्ट वगैरह लगे हुए हैं द पार्ट 2 विक्ट्री बुक में, उसके में से ये क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने। अ डैश ऑफ एंड्स, कुछ कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन पूछ लेते हैं, स्वाम, नेस्ट, आर्मी, ऑल ऑफ द अबव। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्वाम ऑफ एंड्स होता है। देखो भाई, एंड्स के लिए कलेक्टिव नाउन सारे यूज किए जाते हैं, स्वाम, नेस्ट, आर्मी, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद अब आप यहां नेक्स्ट देखो, कभी कभी ना कलेक्टिव नाउन्स भी पूछ लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा लगता है अरे इसमें क्या है, लेकिन ये भी पता होने चाहिए। हाँ जी, तो ये जो है आपका डैश ऑफ पार्ट्रिजेस, पक्षियों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, अ कवे ऑफ पार्ट्रिजेस। तो 29 का आंसर है आपका ए। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, My friend came all the way from Kathmandu to congratulate me dash my success. यहाँ preposition भरना है आपको, for, at, over, on, तो यहाँ पे on my success. The answer is D. तो here I rest. यहाँ तक आप लोगों के questions मैंने कराए and I hope कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आपने सारे questions ठीक करे होंगे। Well and good, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं कल, बाय बाय।